1941 में राजस्थान के श्री गंगानगर में जगमोहन का जन्म हुआ। उस जगमोहन ने अपनी मोहिनी आवाज से दुनिया को जीत लिया और वो जगजीत सिंह बन गया। परिवार के किसी करीबी ने उनका नाम जगमोहन से बदलकर जगजीत रखा था, लेकिन उस वक्त तक शायद उनको पता नहीं होगा कि ये जगजीत सिंह गजल गायकी का बादशाह बन जाएगा। मैं अरविंदर सिंह आज उसी जगजीत सिंह को याद करने के लिए, उनको और करीब से जानने के लिए, उनके एक करीबी शख्स से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज मेरे साथ होंगे विनोद सहगल जी, जिनको जगजीत सिंह जी के बहुत करीबी लोगों में से माना जाता है। विनोद सहगल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार जी, धन्यवाद। विनोद साहब, आज जगजीत जी की जयंती है जी। वो अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी गजल गायकी को, उनके अंदाजे बयां को दुनिया याद करती है जी। आप उनके बहुत करीबी रहे हैं जी। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि उनसे आपकी पहली मुलाकात कब हुई? मैं जगजीत सिंह साहब से सबसे पहली बार मिला 1980 में। वैसे मैं बंबई 1975 में चला गया था, तो सबसे पहले तो मैं मास्टर हंसराज बहल साहब, जो बहुत बड़े संगीतकार थे, उनके पास 5 बरस तक मैं बतौर चीफ असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर में काम करता रहा। उसके बाद मेरी मुलाकात एक तबला नवाज से हुई, जिनका नाम हरीश वानकर था। वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने मेरा गाना सुना और मुझे कहने लगे कि चलो तुम्हें जगजीत सिंह साहब से मिलवा देते हैं। तो मैंने कहा जगजीत सिंह साहब तो खुद सिंगर है, वो मेरी मदद क्या करेंगे? तो वो हरीश साहब ने कहा कि वो बहुत अच्छे इंसान है, तुम चलो तो सही। तो वो मुझे जगजीत जी के घर पे लेकर चले गए और वहाँ पर जगजीत जी ने मेरा गाना सुना और गाना सुनने के बाद बड़े खुश हुए और कुछ मुझे हिदायतें दी कि गाना इस तरह से नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ज़रा सिंपल होना चाहिए। तो तब से एक ऐसा सिलसिला बना कि जो अगले 21-22 बरस तक चला। 21-22 बरस का वक्त जो है आपने उनके साथ गुजारा। जी। तेरे खुशबू बसे खत मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे। विनोद सहगल जी हमारे साथ हैं और जगजीत जी के बारे में हमें बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। तो जगजीत जी के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम का माहौल थोड़ा सा म्यूजिकल हो जाए, तो इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जगजीत साहब की कोई गाई हुई गजल वो आप हमें सुनाएं। जी। मैं सुदर्शन फाकिर साहब की लिखी हुई नज़्म से शुरुआत करता हूँ। जी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। क्या बात है। जब आप उनसे मुलाकात आपकी हो चुकी थी और 20-21 बरस आपने बताया कि आपने उनके साथ वक्त गुजारा था, तो विनोद जी आपको उन्होंने मार्केट में इंट्रोड्यूस भी करवाया था, तो वो क्या था और किस दौरान आपको जो है, एलपी का जमाना था, एचएमवी कंपनी ही इकलौती हुआ करती थी जो रिकॉर्ड किया करती थी, तो उस जमाने में आपको उन्होंने मार्केट में लॉन्च किया था, तो एक कैसा व्यक्तित्व था उनका कि वो इतने मेहरबान सब पर हुआ करते थे, या खास तौर पर आपके साथ कुछ खास लगाव था उनका? देखिए,
ऐसा था कि जो जगजीत जी ने खुद स्ट्रगल किया था वो दूसरों के लिए उनसे देखा नहीं जाता था। उन्हें मालूम था कि बहुत ही मुश्किल है मार्केट में आना। तो मैं अपने विषय में थोड़ा सा जैसे तफसील से बता देता हूँ कि 1980 में मैं उनसे मिला। तो मेरा गाना सुनने के बाद, जैसे मैं पहले आपको कह चुका हूँ कि बड़े खुश हुए। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने हमें स्टेज पर चांस दिया। मेरे साथ दूसरे भी नए 3 कलाकार थे और स्टेज पर चांस देने के बाद फिर उन्होंने मुझे बुलाया। जगजीत जी नए कलाकारों को लेकर एक एल्बम बना रहे थे जिसका नाम था द ब्राइटेस्ट टैलेंट्स ऑफ द 80s। द ब्राइटेस्ट टैलेंट ऑफ द 80s, जिसमें 6 नए कलाकार थे, 2 लड़कियां थी और 4 लड़के थे, जिसके अंदर से 2-2 गज़लें सबको उन्होंने दी थी। तो 2 गज़लें मेरी थी और 2 उन लोगों की थी और ये बड़ा मकबूल हुआ, बहुत ही ज़्यादा इसको पसंद किया गया। उसके बाद इंडिपेंडेंटली मुझे 85 में एक एल्बम में इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था जगजीत सिंह प्रेजेंट्स विनोद सहगल। और इस तरह से जैसे गज़ल में मुझे इंट्रोड्यूस किया, उसके अलावा उन्होंने फिल्मों में भी मुझे बहुत गवाया। सबसे पहला गाना जो मुझे फिल्म के लिए मिला वो फिल्म थी रावण, जिसमें स्मिता पाटिल जी ने काम किया है और वो भी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। वो हम जरूर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को 1955 में जगजीत साहब ने पहली मर्तबा स्टेज पर परफॉर्म किया था। तो जगजीत साहब ने एक स्टेज शो के दौरान इसका जिक्र भी किया था। तो उस स्टेज शो में उन्होंने 1955 में जो पहली उन्होंने अपनी कॉम्पोजिशन गाई थी वो भी गाकर सुनाई थी। तो सबसे पहले हम आपको वो सुना देते हैं, बाकी बातचीत का जो सिलसिला इस तरह से जारी रखेंगे। कि तेरा इतबार हो राया, कि तेरा इतबार उड़ जावे कर रैन बसेरा, उजड़े फिर संसार में मेरा, दे जावे उमराना रोना, 2 कड़ियां दा प्यार। सहगल साहब, उनकी गजल तो हमने सुनी और अपने दर्शकों को भी सुनाई। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि उस जमाने में तो और भी गजल गायक थे, मेहंदी हसन जी और गुलाम अली साहब। उनका अपना एक अलग अंदाज था गाने का जी। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जगजीत साहब ने उस अंदाज को और ज्यादा जो है उसका सरलीकरण कर दिया, उसको और ज्यादा सरल बनाया, ताकि जो लोग गजल से थोड़ा सा दूर भागते हैं उनको भी उन्होंने जो है पकड़ने की कोशिश की। तो वो अलग अंदाज क्या था, क्या मतलब उसमें ऐसा अनोखा क्या था? एक कोई टेक्निकल चीज ऐसी थी या क्या था? आपने तो 21 बरस उनके साथ गुजारे, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा अरविंदर जी कि कोई भी कलाकार किसी न किसी को फॉलो करता है। तो जगजीत जी ने खुद बड़ा अच्छा क्लासिकल सीखा हुआ था और वो मेहंदी हसन साहब को फॉलो किया करते थे। लेकिन कोई भी जब कलाकार किसी को फॉलो करता है और फॉलो करते करते उसका अपना एक अंदाज अलग बन जाता है, किसी को कॉपी करते करते उनका अपना एक व्यक्तित्व अलग से बन जाता है। इसी तरह जगजीत जी ने मेहंदी हसन साहब को फॉलो किया और बाद में उन्होंने ऑर्केस्ट्रेशन यानी अपना जो साज़ों का प्रयोग करना, वो एक उन्होंने नई बात पैदा करी, जैसे गिटार और सिंथेसाइज़र या मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट को इसमें लाकर लोगों को उसको ताकि आम इंसान गज़ल को समझ पाए और उसको थोड़ा सा सीधा कर दिया। लेकिन वो गाना इतना सीधा नहीं था, सीधा होने के लिए भी बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। और मैं तो ये कहूँगा कि जब तक अपना स्टाइल किसी का नहीं बनता तब तक किसी इंसान का नाम नहीं हो सकता। तो जगजीत जी जैसे मेहंदी